हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में पूछे गए हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने 25 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। यदि आपको उन प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ आपको काफ़ी हेल्प करेगा 2022 के ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि धारिता 2 म्यू फेरड और 4 म्यू फेरड के दो संधारित्र, ठीक है, जिनका वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है, विभवांतर है, और इनको किस में जोड़ा गया है, श्रृंखला में जोड़ा गया है। तो प्रणाली में विद्युत आवेश हमें निकालना क्या है, विद्युत आवेश और संग्रहित ऊर्जा क्या है, हमें निकालना है क्या है, क्यू निकालना है और ई निकालना है। ठीक है, हमें ये पता करना है कि क्यू क्या है और आवेश क्या है और ऊर्जा क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है जो C1 संधारित्र को हम C से डिनोट करते हैं, तो C1 दो संधारित्र, तो C1 कितना है 2 म्यू फेरड, ठीक है, और C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये है दिया हुआ 4 म्यू फेरड, ठीक है, और V कितना दे रखा है 6। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि Q बराबर क्या होता है CV, क्या होता है Q बराबर CV। तो सबसे पहले हम C निकालेंगे। जब क्या होता है संधारित्र जब किस में जुड़े रहते हैं, श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, तो क्या हो जाता है, परिणामी जो संधारित्र हो जाएगा वो हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो आप, मुझे पता है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो आपको C1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1 कितना है, 1 कितना है 2, और C2 की वैल्यू कितनी है 1/4। ठीक है, तो 1/C1 बराबर कितना हो, सॉरी 1/C बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना 3/4, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। ठीक है, C हमारा निकल गया। अब C निकल गया तो V हमें पहले ही पता है, तो क्या हो जाएगा Q बराबर क्या हो जाएगा C, यानी कि 4/3 इंटू V कितना है 6। तो 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी 8 म्यू कुलाम। Q की वैल्यू तो हमारे पास निकल गई। अब हमें निकालनी है एनर्जी। E बराबर क्या होता है 1/2 CV का स्क्वायर। ठीक है, E बराबर 1/2, C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू हमने निकाली है 4/3, ठीक है, और V का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ठीक है, ये कटेगा 12 से, 12 से 36 होता है, ये कटेगा कितने से, 2 दूनी 4, E कितना आ गया 24। तो क्या आ जाएगा, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 म्यू जूल। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 8 म्यू जो कुलाम क्या है आवेश है, और 24 म्यू जूल इसकी क्या है एनर्जी है। दोस्तों, काफ़ी हार्ड, एक प्रकार से डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा हार्ड आपको कोई भी क्वेश्चन रेलवे में देखने को नहीं मिलेगा न्यूमेरिकल में। अगला प्रश्न देखिए कि पीरियड्स में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है मतलब इलेक्ट्रॉन को जकड़ने की एक क्या होती है, शक्ति या एक प्रकार का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पीरियड्स यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब आवर्त सारणी में हम क्या करते हैं, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, इधर की ओर जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अधातु होंगे। ठीक है, क्या होंगे, अधातु ज़्यादा होंगे। अब देखिए दोस्तों, जो अधातु होने का मेन कारण क्या होता है, जो ये मान लीजिए परमाणु, ठीक है, इसका जो नाभिक है, तो इसमें क्या होता है, नाभिकीय बल होता है। क्या होता है, नाभिकीय बल होता है, जो वो क्या होता है, प्रबल होता है। जिससे क्या होता है, ये प्रबल होने के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, आराम से क्या मतलब स्ट्रांगली क्या होता है, जकड़े रखता है। इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो पाते, बाहर नहीं निकल पाते, जिससे क्या होती है, इनका क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बढ़ी हुई रहती है, यानी कि इनका जो अधात्विक गुण होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, ये जो आपका जो परमाणु जो आपका जो नाभिकीय बल है क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, उनमें धात्विक गुण आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। गैलेना को हम डिनोट करते हैं PbS से। किससे डिनोट करते हैं, PbS से करते हैं। और तो ये किसका आप अनुमान लगाइए कि किसका हो सकता है, लेड का हो सकता है, Pb सीसा का हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्ड होता है इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, गोल्ड का होता है 79, कितना होता है 79। चांदी का होता है कितना होता है Ag, यानी कि 47 होता है। और लेड का कितना होता है 82 होता है। और एंटीमनी का कितना होता है, जिसको हम Sb से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 51 होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली में किस ग्रह का सर्वाधिक पलायन वेग है। पलायन वेग क्या होता है, एक प्रकार का वेग होता है जो क्या कर देता है, किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर करने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, यदि मतलब एक प्रकार का वेग होता है, मतलब एक प्रकार की लिमिट होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बृहस्पति में होता है। कितना होता है इसका वेग, 49.5 किलोमीटर पर सेकंड। यदि आप वहाँ पे किसी वस्तु को 49.5 किलोमीटर मानी कि पर सेकंड इतना स्पीड है उस वस्तु की, तो क्या हो जाएगा, वो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाएगा। यदि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में कितना हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर
पर सेकंड। यदि किसी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे ऊपर अंतरिक्ष में, मतलब ऊपर की साइड फेंकेंगे, तो क्या हो जाएगी, वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे और क्या है, दोबारा वापस पृथ्वी में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसकी भेदन क्षमता या भेदन शक्ति सबसे कम होती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अल्फा की। ठीक है, अल्फा की सबसे कम होती है, अल्फा बीटा की इससे ज़्यादा होती है और गामा की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा गामा की होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि एंथ्रेसाइट कोयले में डैश कार्बन होता है, कितने % कार्बन होता है एंथ्रेसाइट में। मैं आपको बता देता हूं, जिसमें जितना कार्बन अधिक होगा वो उतना ही क्या होगा, बेस्ट क्वालिटी का कोयला होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो एंथ्रेसाइट है उसमें जो क्या होता है 91% क्या होता है इसमें कोयला, उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये क्या है, सबसे शुद्ध रूप है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बता दें, कोयले के कितने 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो ये क्या है, बेस्ट क्वालिटी का है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, फिर ये भी थोड़ा बेस्ट ही है। ठीक है, और जो लास्ट में इनकी जो क्वालिटी लो है, ठीक है, इनकी जो क्वालिटी सबसे लो इनकी क्वालिटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धमनी या शिरा में अवरोध आ जाने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। जो हार्ट अटैक होता है किसके कारण होता है, कहाँ पे, मतलब अवरोध यानी कि रुकावट होने के कारण होता है, कहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, कोरोनरी धमनी। यानी कोरोनरी जो धमनी है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है जो ब्लड होता है। ठीक है, इसमें जो ब्लड होता है वो किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ होता है। ठीक है, और जो आपका जो ये हार्ट होता है, इसको जैसे हार्ट है, इसको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब क्या होता है, जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आसान था। ठीक है, कोरोनरी धमनी। अगला प्रश्न देखिए कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। जो बैरोमीटर है, जिससे हम क्या नापते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर नापते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था, इसका क्या था, ई टॉर्रिसेली ने। किसने किया था, ई टॉर्रिसेली ने किया था। मजे की बात यह है कि जो ये किसके शिष्य थे, गैलीलियो के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, गैलीलियो के शिष्य थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्विक सिल्वर कहा जाता है किसको, मरकरी को, यानी कि Hg को कहा जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, Hg को, अब देखिए जो Hg होता है किस में आता है, ग्रुप 12 में आता है। ठीक है, ग्रुप 12 में आता है। और आपको पता है कि जो ग्रुप 3 से 12 तक कौन से होते हैं, 3 से 12 तक होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और आपको ये भी पता होता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनकी क्या होती है, जो संयोजकता होती है वो परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और जो जिंक होता है उसका कलर, इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। ये कैसा होता है, व्हाइट होता है देखने में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, इसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, थोड़े फॉर्मूले। जैसे भारी जल होता है D2O, इसका जो सूत्र होता है। लाल दवा KMnO4। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जल गए, इसका जो लाल दवा होता है इसको मतलब किस में यूज़ करते हैं, पानी को शुद्ध करने में, कीटाणु से मुक्त या रोगाणु से मुक्त करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आप वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। सिलिका यानी रेत, SiO2। ठीक है, पता होना चाहिए। यूरिया NH2CO NH2। ठीक है, कार्बनिक, ये क्या है, पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसको बनाया गया था लैब में। ठीक है, और फिनॉल क्या होता है, ये होता है ये बेंजीन के साथ जब OH ग्रुप जुड़ा रहता है तो क्या बोलते हैं हम उससे, फिनॉल बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 कि अल्फा कण पर चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से कितना गुना अधिक होता है, कितना अधिक होता है। देखिए अल्फा कण पर कितना चार्ज होता है, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। देखिए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन का मतलब क्या था, हाइड्रोजन की बात हो रही है। अल्फा का मतलब क्या है, हीलियम। ठीक है, और प्रोटॉन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 2। यानी कि जो इसमें जो चार्ज होगा कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा अल्फा कण में, किसके अपेक्षा, प्रोटॉन के अपेक्षा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। हाइबरनेशन के दौरान मेंढक निम्न में से किसके द्वारा श्वसन करता है। अब सबसे पहले हमें जाने हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, कि मतलब एक प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिकूल, क्या होता है, प्रतिकूल
सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन, बैड सिचुएशन में भी क्या करना, मतलब बैड सिचुएशन में मतलब नॉर्मली एक्ट करना, ठीक है। माना खतरे में, लेकिन उसमें भी उस समय भी क्या है, मतलब ऐसे रहना जैसे मतलब कोई खतरा ही नहीं है। तो उसे हम हाइबरनेशन के दौरान मेंढक इनमें से किसके द्वारा श्वसन करता है, तो मेंढक जो होता है दोस्तों फेफड़ों और जो त्वचा है दोनों के द्वारा श्वसन करता है। जो हाइबरनेशन मानी कि सर्दियों की बात हो रही, तो मेंढक सर्दियों में किसके द्वारा श्वसन करता है, केवल त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, ठीक है। और जब मतलब जब नॉर्मली रूप से किसके द्वारा करता है, फेफड़ों के द्वारा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है। जो अक्रिय गैसें होती है, सबसे पहले आपको पता है ग्रुप 18 में है, ठीक है। ग्रुप 18 में मैंने आपको बताया था कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते तो क्या होती है, जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि जब आप इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो क्या हो जाती है, नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को मतलब मजबूती से जकड़े रखता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाते, इसलिए क्या होते हैं, ये अक्रिय होते हैं, ठीक है। उसी की अब उसके बाद हम बात करते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये गुण इनमें कम हो जाता है, ठीक है। तो जो अक्रिय गैसें होती है उनका जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है, ठीक है। क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कोश होता है, वो क्या होता है, भरा हुआ रहता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि विद्युत हीटरों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेता है, यदि विभवांतर को बढ़ाकर 165 वोल्ट कर दिया जाए तो हीटर कितनी धारा लेता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, आई कितना दे रखा है, यहाँ पे 4 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। आई दे रखा है 4 एम्पियर, ध्यान से देखना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और हमें आर इसका पता नहीं क्या है, आर पता ही नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, ठीक है। और वी कितना दे रखा है, 60 वोल्ट। कितना देर का, वी 60 वोल्ट। सबसे पहले तो हमें निकालना है ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है कि वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है आई आर, ठीक है। वी बराबर आई आर होता है। और हमें निकालना है आर, ठीक है। आर निकालना है, धारा के लिए सबसे पहले हम आर भी चाहिए, तभी हम धारा निकाल सकते हैं। तो आर कितना निकलेगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा। तो वी कितना दे रखा, पहले दे रखा है, वी दे रखा है 60 अपॉन आई कितना दे रखा है 4, तो कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएंगी 15 ओम। आर निकल गया। अब देखिए क्या हो जाता है, जो वी हो जा जो आपका देखिए वी कितना दे रखा है, जो वी कितना हो जाता है 165 हो जाता है। कितना हो जाता है, वी की वैल्यू हो जाती है 165 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए तो आई धारा कितनी हो जाएगी, आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, ओम का नियम ही है ये भी, ठीक है। तो वी की वैल्यू हम रखेंगे 165 और आर की वैल्यू हमें पता है कितनी निकल रखी है, 15 निकल रखी है। तो जब आप इसको भाग दे देंगे तो कितना निकलेगा, जब आप इसको भाग देंगे तो ये निकलेगा आपका कितना, 11 के आसपास। कितना निकलेगा, 11 एम्पियर, ठीक है। क्या निकलेगा, 11 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना डिवाइड करके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर अंतरिक्ष में एक रॉकेट काम करता है। जो अंतरिक्ष में जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये करता है संवेग संरक्षण के नियम के आधार या सिद्धांत के आधार पर। और हमें पता है कि जो पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है, ठीक है। एम वी होता है इसका द्रव्य, इसका जो मात्रक होगा, एम को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में, और वी को हम किस में नापते हैं, मीटर सेकंड में, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके जो रॉकेट वगैरह होते हैं इनमें कौन सा ईंधन कौन सा होता है, लिक्विड हाइड्रोजन इसमें मैक्सिमम भरा हुआ होता है, लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह पिघल जाता है, तो क्या होगा। अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में चलता होगा कि जब बर्फ पे पिघल जाएगा तो पानी बढ़ जाएगा, तो पानी बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, जो जल स्तर रहता है वो कैसा रहता है, पहले जैसा ही रहता है। जो जल स्तर होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी बाहर नहीं निकलता है, जैसा था वैसा ही रहता है, जो वाटर लेवल था उतना ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जब बर्फ होता है ना, जो ये माना ये बर्फ है गिलास है, ठीक है। अब ये बर्फ पिघल गया तो क्या होगा, पानी बन गया, तो क्या हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों का घनत्व क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसलिए पानी क्या रहता है, वहीं पर रहता है, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुरूप ये कार्य करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सौर पैनल में उपयोग किया जाता है। सौर पैनल में मतलब जो सौर लाइट होती है उनमें कौन सा यूज किया जाता है। आपने देखा होगा इस टाइप से होते हैं, मतलब उसमें खाने होते बने ब्लैक वाइट, तो उसमें किया जाता है कौन सा, उसमें किया जाता है सिलिकॉन, जो कि एक क्या है, सेमी कंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है, सेमी कंडक्टर है। यदि हम बात करते हैं जो सौर सेल होते हैं, ठीक है, उनमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, उसमें किया जाता है अवतल दर्पण यूज किया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्यों किया जाता है, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह क्या करता है, इकट्ठी कर देता है, जिससे टेम्परेचर ऊष्मा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे खाना आसानी से पक सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि यदि दो तरंगों की
तीव्रता का अनुपात 16:9 है, तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा? बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, हमें पता, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो तीव्रता होती है, जो तरंगों की जो तीव्रता होती है, ठीक है, यानी कि जो तीव्रता को हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इंटेंसिटी क्या हो जाती है? अनुक्रमानुपाती, यानी कि समानुपाती होती है आयाम के, ठीक है, आयाम का जो स्क्वायर होता है ना उसके समानुपाती होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें तीव्रता क्या, मतलब 2 दे रखी है, यानी कि I1 कितना दे रखा है? 16, और I2 कितना दे रखा है? 9, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, हो जाएगा। तो हम इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, I1/I2 क्या हो जाएगा? जो आयाम को हम A1/A2 का स्क्वायर कर देंगे, तो I1 कितना है? 16/9 A1/A2 का स्क्वायर। तो यदि हमें A1/A2 निकालना है तो A1/A2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? जो ये रूट है, जो ये स्क्वायर, ये रूट में चले जाएगा, यानी कि 4:3। कितना हो जाएगा? 4:3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4:3 या 4:3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 18 कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड 1 से 15 मीटर पर सेकंड 1 के वेग से के समान रूप से 5 सेकंड में त्वरित किया जाता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? एफ बराबर होता है m/a, ठीक है, बल बराबर यही तो होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमें ए तो हमारे पास पता ही नहीं है, हमारे पास क्या दे रखा है? यू दे रखा है, कितना दे रखा है? यू दे रखा है, इसमें कितना, मतलब प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है? 5, ठीक है, और अंतिम वेग दे रखा है कितना? अंतिम वेग दे रखा है 15, टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकंड, ठीक है। तो हमें एम कितना दे रखा है? एम दे रखा है इसमें 100 किलोग्राम, ठीक है। तो अब देखिए हमें सबसे पहले तो हमें निकालना है ए, तो ए कैसे निकलेगा? वी बराबर क्या आता है? यू प्लस ए टी, गति का पहला समीकरण। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? वी माइनस यू अपॉन टी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 15 में से 5 गए 10, 10/5 2, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आ गया ए। अब हमें निकालना है एफ बराबर m/a। एम कितना दे रखा है? एम इसमें कितना दे रखा है? 100 किलो, 100 इंटू ए कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन। बल को हम किस में नापते हैं? न्यूटन में। तो क्या हो जाएगा इसका? 200 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मात्रक भी जरूर ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान वेग के साथ घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होता है? त्वरण यानी ए बराबर क्या होता है? हमें पता है कि जो त्वरण होता है वो क्या होता है? वेग परिवर्तन समय की दर होती है, लेकिन यहाँ तो वेग परिवर्तन हो ही नहीं रहा। वेग परिवर्तन क्या है? 0 है। तो जब 0 है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ईजी प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपतित किरण और परावर्तित किरणों के बीच का कोण 80 है, ठीक है। तो आपतित कोण का मान क्या होगा? मान लीजिए क्या करना, आपने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन। एक किरण यहाँ आई, वापस टकरा गए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। यहाँ पे बनेगा आपतन कोण, यहाँ पे बनेगा क्या? परावर्तन कोण, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, हमें पता है कि जो परावर्तन का जो नियम हो क्या कहता है कि एंगल आई बराबर क्या है? एंगल आर होता है। आपको पता ही है कि एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो टोटल कितना, ये जो यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है? 80, ठीक है, 80 दे रखा है। जब दोनों बराबर हो तो क्या हो जाएगा? एंगल आई कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना, क्योंकि 40 इधर हो जाएगा, 40 इधर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 कि बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसका किसका यूज किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सल्फर का। किसका? सल्फर का यूज किया जाता है, ठीक है। किसका? सल्फर का यूज किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो प्याज होता है, जब हमारी आंखों में जब हम प्याज काटते तो आंखों में क्या आते हैं? आंसू आ जाते हैं, ठीक है। आंसू किसके कारण आते हैं? सल्फर के कारण आते। प्याज में क्या होता है? सल्फर पाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कि यदि एक माध्यम से निर्वात तक कुल आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 है तो माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगी? ठीक है, हमें प्रकाश की गति निकालनी है। क्रांतिक कोण इसमें कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है कि म्यू बराबर क्या होता है? C/V, ठीक है, ये होता है म्यू बराबर। हमें क्या निकालना है इसमें? हमको निकालना है इसमें V की वैल्यू। VC तो हमें पता है कि C की वैल्यू हमें पता है कि 3 × 10⁸ होता है प्रकाश की चाल, ठीक है। तो अब देखिए तो हमें V निकालना है, तो V के लिए हमें सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा ना, म्यू को निकालना पड़ेगा ना। तो आपको पता है कि म्यू बराबर क्या होता है? मैंने पहले भी करवाया कि 1/sin C,
म्यू बराबर होता है 1/sin c। तो म्यू बराबर क्या होगा 1/sin c, यानी कि कितना साइन थीटा जो एंगल दे रखा हो कितने का दे रखा है, एंगल दे रखा 30 डिग्री का। तो साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, म्यू निकल गया। ठीक है, अब आपको पता है मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि म्यू बराबर c/v। म्यू बराबर क्या होता है c/v। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हमें निकालना है क्या v, तो v बराबर क्या होगा c/म्यू। ठीक है, c की वैल्यू हमें पता है कितनी है कि 3 × 10⁸ और म्यू की वैल्यू हमें पता चल गई ये। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 1.5। ठीक है, 1.5 × 10⁸, 1.5 × 10⁸ हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, गति को हम किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अत्यंत खारी परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बायोलॉजी का ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा हेलोफाइटस। कौन सा रहता है हेलोफाइटस, क्या रहता है मतलब अत्यंत खारी वाली जगह में भी या परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। जो जेरोफाइटस होता है वो कहाँ रहता है, जेरोफाइटस रहता है शुष्क इलाकों में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, शुष्क प्लेस में। ठीक है, शुष्क प्लेस में। ठीक है, और जो हाइड्रोफाइटस होता है वो कहाँ रहता है, आर्द्र भूमि में। जो आर्द्र प्लेस यानी आर्द्र भूमि जहाँ पे मतलब नमी रहती है, या नमी जहाँ पे नमी रहती है वहाँ पे ये रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्क्रू गेज क्या मापता है। जो स्क्रू गेज होता है फिजिक्स का क्वेश्चन है, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी उसको तो पता होगा कि जो स्क्रू गेज होता है वो क्या नापता है। तो स्क्रू गेज मापता है, क्या मापता है ये दोस्तों, तो ये मापता है आपका 0.01, इसको मापता है, माने कि 0.01 mm कि जो छोटी छोटी वस्तुएं होती है ना उनकी जो व्यास होता है, ठीक है, उनकी जो चौड़ाई होती है उसको क्या मापता है, स्क्रू गेज नापता है। ठीक है, 0.01 माने कि जो बहुत कम, जिसको हम स्केल वगैरह से नहीं नाप सकते, वो इसके द्वारा क्या करता है, वो मेजर करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक, इसको हटा दीजिए कूलम को, एक विद्युत द्विध्रुव में आवेश का मान इतना दे रखा है। ठीक है, और आवेशों के बीच की दूरी 2.5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो इसे 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो द्विध्रुव का तो हमें निकालना है द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुवीय आघूर्ण। तो देखिए काफ़ी मतलब 12th क्लास का ये न्यूमेरिकल है, हमने जब मैं 12th में था उस टाइम किया था। तो हमें पता है कि जो द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को उसको करते हैं हम P से। P बराबर क्या होता है Q × 2R। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2R। अब देखिए Q कितना दे रखा है, Q दे रखा है यहाँ पे, आवेश का मान है 3.2 × 10⁻⁻19 और 2R कितना दे रखा है, 2R भी तो इसमें दे रखा है। दूरी कितनी दे रखी है 2.4 एंगस्ट्रॉम। 2.4 एंगस्ट्रॉम को हम जब किस में एंगस्ट्रॉम है, इसको आप मीटर में बदलेंगे तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 होता है। तो कितना हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए जो, तो क्या हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁻10 इंटू क्या करना आपको, इसमें इंटू कर देना आपको 3.2 × 10⁻⁻19। इसकी गुणा कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे 29 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7.68 × 10⁻⁻29। क्या हो जाएगा -29 कूलाम। ठीक है, क्या हो जाएगा -29 कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये ऑप्शन थर्ड। ठीक है, कूलाम मीटर इसका ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे हार्ड क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कि किस प्रकार का आरएनए वायरस एड्स का कारण बनता है। जो एड्स होता है किसका कारण बनता है, आरएनए वायरस एड्स का कारण बनता है। तो किसके कारण बनता है, जो आरएनए होता है किस मतलब जो एड्स का कारण कौन सा आरएनए बनता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा रेट्रोवायरस। कौन सा, रेट्रोवायरस क्या बनता है, एड्स का कारण बनता है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो आरएनए होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है एम मैसेंजर आरएनए यानी कि संदेशवाहक, दूसरा होता है राइबोसोमल, तीसरा होता है स्थानांतरण यानी ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 3 टाइप होते हैं इसके। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से क्या एक औसत वयस्क मनुष्य या मानव में लगभग 23 फीट लंबा होता है। मतलब मानव में 23 फीट लंबा ऐसा कोई चीज़ हमारे शरीर में होता है, क्या होता है, वो होता है छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है वो बड़ी आंत से बड़ी होती है।
नाम छोटा है लेकिन है बड़ी है, ठीक है। तो छोटी आंत की जो औसत जो वयस्क मनुष्य है उसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, 23 फुट होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि ग्रंथि बिगेस्ट, ठीक है, बिग सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जो विटामिन ए का जो संचन होता है, संचित होता है, वो यहीं होता है। और जो पित्त रस होता है वो भी यहीं से निकलता है, ठीक है। पित्त रस क्या होता है, एक प्रकार का पाचक रस होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो देखिए यकृत में जो विटामिन ए यहीं संचित होता है, पित्त रस भी यही क्या है, यहीं से निकलता है, ठीक है। पित्त रस कैसा होता है, येलो कलर में होता है, ठीक है, कैसा होता है, येलो कलर में होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। लास्ट क्वेश्चन है कि एक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट वह होता है जो डैश का इलाज करता है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट वह होता है जो क्या करता है, किसका इलाज करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंखों का जो इलाज करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। नाम भी अजीब ही है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट उसका नाम होता है जो आइज का क्या करता है, इलाज करता है। तो दोस्तों ये थे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी काफ़ी मज़ा आया होगा। दोस्तों अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।